ये जो भी मुल्क है ये मुसलमानों का नहीं है और पाकिस्तान जो है वो गैर मुल्की लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली जगह है। उसके बाद खलीफा ने सूर्या देवी के साथ आज़ादी हासिल करना शुरू कर दी। उसने आखिरी सांस ली और उसकी रूह उसके खालिक से मिलने के लिए रवाना हो गई। नेशनल करिकुलम में ये पहले पाकिस्तानी के तौर पर जाने जाते हैं। मतलब कि अगर हम मानते हैं कि अरबों ने 712 में सिंध को फतह किया तो हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुसलमान यहाँ पर गैर मुल्की हैं। हिजाज ने बेहुरमती के बाद अपनी तवज्जो सैयदों के खात्मे की तरफ मोड़ दी, लेकिन फिर वो इस इनकार के बाद बहुत गुस्से में आ गए। हुक्मरान हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को कैद करवा दिया। सिंध पर मुआसरा और हमला कैसे किया, किस वजह से किया? मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान की तारीख की एक मरकजी शख्सियत है, जिन्हें माजी में पाकिस्तान की तहरीक के रहनुमाओं ने याद किया और आज भी हमारे नेशनल करिकुलम में ये पहले पाकिस्तानी के तौर पर जाने जाते हैं। सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम की इब्तदा के तौर पर सिंध को फतह करने वाली जो कहानी है वो बरसगीर की सरजमीन, बरसगीर की सकाफतों, बरसगीर के मजहबों और बरसगीर की जो तारीखें हैं उनमें जो है वो मुसलमानों का जो गैर मुल्की वाला तस्वर है उसकी ऑथेंटिकेशन करती है। ये तस्दीक करती है कि मुसलमान गैर मुल्की हैं। बरसगीर जो खिता है उसमें मुसलमान इस खिते के नहीं हैं, वो गैर मुल्की हैं। इस बात की ऑथेंटिकेशन करती है, इस बात की तस्दीक करती है सिंध की फतह की कहानी। मतलब कि अगर हम मानते हैं कि अरबों ने 712 में सिंध को फतह किया तो हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुसलमान यहाँ पर गैर मुल्की है। ये जो भी मुल्क है ये मुसलमानों का नहीं है। और उसके बाद जो पाकिस्तान है वो अजनबी लोगों को हिफाजत देने वाली जगह के तौर पर इस पिक्चर में, इस तस्वीर में शामिल होता है। अब अगर हम मानते हैं कि सिंध को वाकई फतह किया गया था तो हमें अल्टीमेटली ये मानना पड़ेगा कि मुसलमान यहाँ पर गैर मुल्की हैं और पाकिस्तान जो है वो गैर मुल्की लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली जगह है। अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध फतह किया और एक और हमलावर बन गए जिन्हें पाकिस्तान के जज्बाती अवाम के लिए सुपर हीरो करार दिया गया। ताहम उस वक्त के इर्द गिर्द के जो फैक्ट्स थे वो शख्सियत जिसने सिंध को फतह किया उसकी बाद की बदकिस्मती बहुत कम लोग जानते हैं। आज लोग इन नजरियों पर डिवाइडेड हैं। कुछ उन्हें मुबलिग यानी कि प्रीचर, वो बंदा जो इस्लाम की तबलीग लेकर आया था, वो मानते हैं, मतलब कि उसे प्रीचर मानते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो उन्हें प्रेडेटर मानते हैं, उसे एक शिकारी के तौर पर जानते हैं। वो एक शिकारी था, शिकार पर निकला था और शिकार करने आया था, इस वजह से वो शिकारी है, वो कोई प्रीचर नहीं है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि वाकई मोहम्मद बिन कासिम कोई प्रीचर थे या मोहम्मद बिन कासिम कोई प्रेडेटर थे। हिस्टोरियन और रिसर्चर डॉक्टर मुबारक अली के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहर के दरमियान जो जंग हुई थी वो कभी भी ईमान और कुफर की जंग थी नहीं। उनके बीच में कभी भी फेथ वर्सेस परफिटी वाली जंग हुई नहीं थी। उनका मजीद कहना है कि ये दुरुस्त नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम के आदमियों में हिंदू भी शामिल थे जो उनके लिए लड़ रहे थे। जंग के बाद सिंध के बड़े पैमाने पर बेहुरमती हुई और जिस बाद गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में अरब फोर्सेस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब लोगों ने अरब फोर्सेस को क्यों ज्वाइन किया? इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि जो अरब फोर्सेस आगे बढ़ रही थी तो वहां पर पीछे तबाही मचाकर जा रही थी, जिस वजह से जो पीछे लोग बच रहे थे, जो आवाम बच रही थी, जो पब्लिक बच रही थी, वो गुर्बत में जा रही थी, वो बेरोजगार हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने रोजगार की तलाश में इन फोर्सेस को ज्वाइन किया। डॉक्टर मुबारक अली के मुताबिक अरबों ने एंशंट इलीट क्लास की छतरी तले हुकूमत करना शुरू की और जिसकी वजह से जो निचले क्लास के लोग थे उनके साथ उनका रवैया कभी भी तब्दील नहीं हुआ और इस तरह से हिंद और सिंध की हुकूमतों पर अरबों के कब्जे ने मुआशरे के पहले से ही मजलूम और मजलूम तबकों के लिए कोई चीज तब्दील नहीं की। उनके लिए कोई भी नई चीज नहीं लेकर आए, उनके लिए कोई भी नया मैसेज नहीं लेकर आए, उनके लिए कोई भी जस्टिस नहीं लेकर आए। उन्होंने उन मजलूम से मजलूम लोगों पर और जुल्म कर दिए उनके सिस्टम को तबाह करके, और जिसके बारे में आज दावा किया जाता है कि वो इस्लामी हुक्मरानी का सेंटर है, इस्लामी हुक्मरानी का मरकज है। सिंधी अदबी बोर्ड की जानिब से 2008 में शाया होने वाली सिंधी किताब चाचनामा में मोहम्मद बिन कासिम के इंतकाल का जिक्र किया गया है। अब उसमें कुछ इस तरह से लिखा गया है कि राजा दाहर के कत्ल के बाद उसकी 2 जवान बेटियों को यरगमाल बना दिया गया, जिन्हें फिर मोहम्मद बिन कासिम ने दारुल हुकूमत दमशक भेज दिया था। कुछ दिनों के बाद मुसलमानों के खलीफा ने इन दोनों जवान औरतों को अपने दरबार में बुलाया। राजा दाहर की बड़ी बेटी का नाम सूर्या देवी था जबकि छोटी बेटी का नाम पीरमल देवी था।
खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक सूर्या देवी की गैर मामूली खूबसूरती से मुतासिर हुए। उसने उसकी छोटी बहन को वहां से ले जाने का हुक्म दिया। उसके बाद खलीफा ने सूर्या देवी के साथ आजादी हासिल करना शुरू कर दी और उसे अपने पास खींच लिया। और उस चचनामे में यह भी लिखा है कि सूर्या देवी ने उठकर कहा, बादशाह लंबी उम्र पाए, मैं एक आजिज गुलाम आपके बेडरूम के लिए मौजू नहीं हूँ। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने हम दोनों बहनों को 3 दिन तक अपने साथ रखा और फिर हमें खिलाफत में भेज दिया। शायद तुम्हारा रवाज ऐसा ही है, लेकिन बादशाहों को इस तरह की जिल्लत की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये सुनकर खलीफा का खून उबल गया, क्योंकि गुस्सा और ख्वाहिश दोनों की गर्मी उसके अंदर बढ़ गई थी। ख्वाहिश की गर्मी इस वजह से बढ़ी थी क्योंकि सूर्या देवी बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की थी, और गुस्सा इस वजह से था कि सूर्या देवी ने उन्हें कहा कि उनकी प्योरिटी जो है वो मोहम्मद बिन कासिम पहले ही खराब कर चुके हैं। सूर्या देवी की मोहम्मद बिन कासिम से कुर्बत और हसद की प्यास में अंधे होकर खलीफा ने फौरी तौर पर पेन, इंक और कागज लेके आने का हुक्म दिया और अपने हाथों से एक हुक्मनामा लिखा, जिसमें हिदायत की गई थी कि मोहम्मद बिन कासिम जहां कहीं भी हो, अपने आप को कच्चे चमड़े में डालकर खिलाफत की चोटी पर वापस आ जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने उदापुर शहर में खलीफा का हुक्म हासिल किया। उसने अपने आदमियों को हिदायत की कि वो उसे एक कच्चे चमड़े में लपेट दें और दमशक ले जाने से पहले उसे एक ट्रंक में बंद कर दें। दारुल हुकूमत की तरफ जाते हुए मोहम्मद बिन कासिम, जो कुछ लोगों की नजरों में एक फातिह या एक प्रीचर और कुछ लोगों की नजरों में एक शिकारी था, उसने आखिरी सांस ली और उसकी रूह उसके खालिक से मिलने के लिए रवाना हो गई, जिसके नाम पर यानी कि अपने खालिक के नाम पर सिंध में सुलेबी जंग लड़ने का दावा किया था। कच्चे चमड़े में लिपटा मोहम्मद बिन कासिम की लाश को ले जाने वाला डंडा जब खलीफा की दरबार में पहुंचा तो खलीफा ने दाहर की बेटियों को बुलाया और उनसे कहा कि वो खलीफा के लिए अपने आदमियों की फरमान बरदारी के तमाशे की गवाही दें। उसके जवाब में दाहर की एक बेटी ने कहा कि हकीकत यह है कि मोहम्मद बिन कासिम हमारे लिए भाई या बेटे की तरह थे। उसने हमें यानी कि तुम्हारे गुलामों को कभी नहीं छुआ और हमारी पाकीज़गी उसके पास महफूज थी। लेकिन जिस तरह उसने हिंद और सिंध के बादशाह को बर्बाद किया, हमारे बाप दादा की बादशाही को वीरान कर दिया और हमें शाही ओहदे से गुलामी में गिरा दिया, हमने बदला लेने और उसके बदले में उसके लिए तबाही और डिग्रेडेशन लाने के इरादे से उस मामले को गलत तरीके से पेश किया और उसके खिलाफ आपकी अजमत के सामने झूठी बात कही। लेकिन कंट्रोवर्शियल मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये वाहिद स्टोरी नहीं है, बल्कि इसका एक और वर्जन भी है। तारीख की मशहूर किताब 14 इनफेलिबल, इस किताब के मुताबिक 692 ईस्वी में मक्का का मुहासरा उस वक्त हुआ जब उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने जनरल हिजाज बिन यूसुफ को एक बड़ी फौज के साथ मक्का भेजा, जहां बागी अब्दुल्लाह बिन जुबैर की हुकूमत थी, ताकि मुखालिफ खिलाफत का खात्मा किया जा सके। मुहासरा जो है वो कातलाना और तबाहकुन था और 6 माह बाद इब्न जुबैर की मौत के साथ वो मुहासरा अपने अख्ताम को पहुंचा। हिजाज बिन यूसुफ अब्दुल मलिक के सबसे काबिल जनरलों और एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक थे। हिजाज के गवर्नर अब्दुल्लाह बिन जुबैर अब्दुल मलिक के सख्त मुखालिफ थे। इब्न यूसुफ ने कामयाबी हासिल करने से पहले कई बार मक्का को ज़ैर करने की कोशिश की। 699 में बगावत को कुचलने में मदद के लिए उसे दमशक वापस जाना पड़ा। 690 में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन बागी शुमाली कबीलों ने 692 ईस्वी में अपने हथियार डाल दिए और उसने बसरा के गवर्नर मुसैब बिन जुबैर की कमजोर फौज को शिकस्त देकर उसके बहुत से सिपाहियों को रुश्वत देकर उनके लीडर को हलाक करा दिया। उसके बाद उसने अपनी तवज्जो बागी खलीफा जुबैर की तरफ मोड़ ली। उसने 692 ईस्वी में तकरीबन 12,000 सायरियन फौजों के साथ मक्का का मुहासरा किया। वो अपने आबाई शहर तवाइफ तक बला मुकाबला आगे बढ़ा, जिसे उसने बगैर किसी लड़ाई के ले लिया और एक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने अबू कबीस के पहाड़ से गोला बारूद का इस्तेमाल करते हुए मुकद्दस शहर पर बमबारी की। बमबारी हज या हज के महीने में भी जारी रही। 7 माह तक मुहासरा जारी रहने के बाद 10,000 आदमी, जिनमें अब्दुल्लाह बिन जुबैर के 2 बेटे भी शामिल थे, हिजाज के पास चले गए। अब्दुल्लाह बिन जुबैर अपने सबसे छोटे बेटे समेत कुछ वफादार पैरोकारों के साथ खाना काबा के इर्द गिर्द लड़ाई में मारे गए। लेकिन मुहासरे का नतीजा क्या हुआ? मुहासरे के नतीजे में मर्दों का कत्ल हुआ और औरतों का रेप सरेआम हुआ। हिस्टोरियंस के मुताबिक बड़े तादाद में औरतों का रेप किया गया। बड़े पैमाने पर कत्ल आम के दौरान हाशिमियों और उमवियों के माबीन सदियों पुरानी दुश्मनी की वजह से जो सैयद थे, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के अरकान थे, उनको सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया था।
बहुत से सैयद मारे गए और कुछ खवातीन के पास फरार होने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो आसपास के मुख्तलिफ इलाकों में फरार हो गए। कुछ ईरान चले आए और उनमें से एक गिरोह ने सिंध यानी कि देबल के नाम से एक मशहूर इलाके का इंतखाब किया, जिस पर एक हिंदू राजा दाहर की हुकूमत थी। हिस्टोरियंस ने बयान किया है कि राजा दाहर ने शरीफ खानदान के अफराद को खुश आमदीद कहा और उन्हें पनाह की पेशकश की, ये जानते हुए कि वो शाही मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हिजाज ने बेहुरमती के बाद अपनी तवज्जो सैयदों के खात्मे की तरफ मोड़ दी और जब इन्हें पता चला कि कुछ अहम अरकान सिंध फरार हो गए हैं तो उसने अपने कैदियों को वापस करने के लिए राजा दाहर को कई खतूत भेजे, जिनसे दाहर ने इनकार कर दिया। अपने जुल्म के लिए हिजाज मशहूर तो था ही, लेकिन फिर वो इस इनकार के बाद बहुत गुस्से में आ गए और उसने अपने दामाद यानी कि मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही में एक नई फौज ऑर्गेनाइज की। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया, सिंध को फतह तो कर दिया, लेकिन बाद में वो अपने हमले की असल वजह जानकर काफी हैरान रह गए। वापस आए और हजाज का सामना किया। हुक्मरान हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को कैद करवा दिया, इस खौफ से कि उसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत खत्म हो जाएगी अगर लोगों को पता चल जाएगा कि उसने सिंध पर मुआसरा और हमला कैसे किया, किस वजह से किया। बिन कासिम पर असरार तौर पर जेल में फौत हो गए और अब सदियों बाद लोगों की एक बड़ी तादाद मोहम्मद बिन कासिम को एक हीरो और निजात दंधा समझती है, निजात देने वाला समझती है, जबकि जो लोग उसके बेरहमाना और गैर मुंसफाना हमले से महरूम होकर मारे गए वो उसे शिकारी समझते हैं। ये जो अरब और बरसगीर का कनेक्शन है, इसकी अगर हिस्ट्री सही से देखी जाए तो ये एक बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है मुसलमानों की यहाँ एग्जिस्टेंस पे, कि वो यहाँ पर अजनबी है और जो पाकिस्तान है वो उन अजनबियों को हिफाजत देने वाली एक जगह है। इनकी हिस्ट्री पढ़ने के बाद शायद आपको ये फील आए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ नॉलेजेबल लगी होगी। और अगर ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए। थैंक यू।